नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्राम समाज एवं विकास की क्लासेस जो है आपको लगातार मिल रही हैं और इसी संबंध में आप ग्राम समाज एवं विकास का तीसरा क्लास देख रहे हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट के विषय में, राजस्व विभाग के विषय में। इस क्लास में हम जानेंगे कि राजस्व विभाग क्या होता है, राजस्व परिषद का संगठन या स्ट्रक्चर कैसा है, इसके साथ साथ राजस्व न्यायालय के विषय में भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो समय वेस्ट न करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं और अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्व विभाग की बात करें तो राजस्व विभाग के प्रमुख अवयव कौन कौन से होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर के राजस्व विभाग का निर्माण होता है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राजस्व परिषद, ठीक है, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, इसके अलावा डायरेक्टर किसके, भूमि अध्याप्ति के, यानी निदेशक भूमि अध्याप्ति जिसे कहते हैं, और जिला गजेटियर के जो प्रमुख संपादक होते हैं। जिला गजेटियर मतलब राजस्व विभाग से संबंधित जितने भी राजपत्र निकाले जाते हैं, जितनी भी सूचनाएं निकाली जाती हैं, उसके जो संपादक होते हैं उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो ये जो 5 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्याप्ति और जिला गजेटियर के प्रमुख संपादक, इन सभी से मिलकर के निर्माण होता है किसका, राजस्व विभाग का। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसका स्ट्रक्चर, इसके अवयव, इसके कंपोनेंट ये आपको याद करने हैं। राजस्व विभाग किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्याप्ति और प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। अब एक प्रश्न इनके हेड ऑफिस या मुख्यालय से जुड़ा हुआ आपसे पूछा जा सकता है। तो इन पांचों का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है, लखनऊ में है। चाहे राजस्व परिषद की बात करें, चाहे चकबंदी आयुक्त के मुख्यालय की बात करें, राहत आयुक्त के मुख्यालय की बात करें, और बाकी के दोनों पदों के जितने भी मुख्यालय हैं वो सभी कहाँ पे हैं, आपके लखनऊ में हैं। ठीक है, राजस्व परिषद के बारे में बात करते हैं। राजस्व परिषद क्या है, अगर सीधे शब्दों में हम राजस्व परिषद को परिभाषित करें तो राजस्व परिषद राजस्व के जितने भी मामले होते हैं उनसे संबंधित एक शीर्ष न्यायालय की तरह ये कार्य करता है। यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी राजस्व के, रेवेन्यू से संबंधित मामले होते हैं, उनकी सुनवाई या उनके निर्णयों का कार्य कौन करता है, राजस्व परिषद करता है। ठीक है, तो ये राजस्व से संबंधित सभी मामलों का शीर्ष न्यायालय है। राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी आपकी 1831 में। 1831 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी, इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। मैंने पुराना नाम ही लिख दिया है क्योंकि ये उस टाइम की स्थापना से संबंधित है। तो राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में हुई। अब इसका संगठन क्या होता है, मतलब राजस्व परिषद में कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, कितने लोग होते हैं राजस्व परिषद में पूरे। तो राजस्व परिषद की बात करें तो एक इसमें अध्यक्ष होता है और 9 इसके सदस्य होते हैं। राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष, 9 सदस्य, और उन 9 सदस्यों में से 2 सदस्य जो होते हैं वो प्रशासनिक सदस्यों की कैटेगरी में आते हैं। बाकी के जो 7 सदस्य हैं वो न्यायिक सदस्यों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्व परिषद में प्रशासनिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 2, और राजस्व परिषद में न्यायिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका संगठन बनता है, एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य और 7 न्यायिक सदस्य। ये है राजस्व परिषद का संगठन। अब राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी 1831 में, अभी आपने जाना, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसको अलग अलग शाखाओं में विभाजित नहीं किया गया था। 1948 के समय में, यानी 1947-48 के समय में राजस्व परिषद को 2 शाखाओं में बांट दिया गया। ये शाखाएं कौन कौन सी थी, एक प्रशासनिक शाखा और एक न्यायिक शाखा। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो प्रशासनिक शाखा है राजस्व परिषद की, उसका मुख्यालय लखनऊ में है और न्यायिक शाखा कहाँ पे है, प्रयागराज में। ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज में। तो राजस्व परिषद को 1947-48 में 2 प्रशासनिक शाखाओं में बांटा गया, 2 शाखाओं में बांटा गया, एक प्रशासनिक शाखा, एक न्यायिक शाखा, और प्रशासनिक शाखा का मुख्यालय लखनऊ और न्यायिक शाखा का जो मुख्यालय था वो प्रयागराज बनाया गया। ठीक है, प्रशासनिक शाखा को, क्योंकि प्रशासनिक शाखा का कार्यक्षेत्र थोड़ा सा बड़ा है, इसी वजह से इसको 19 सेक्शन
और 14 सेल, इकाई या प्रकोष्ठ जिनको कहते हैं, उनमें बांटा गया है। ठीक है, प्रशासनिक शाखा को 19 सेक्शन या अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ या इनको सेल कहते हैं, इकाई कहते हैं, ठीक है, इनमें बांटा गया है और इनके कार्यों को अलग अलग कर दिया गया है। मतलब हर अनुभाग का कार्य जो है वो अलग अलग है। इसे हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस अनुभाग के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं। जनरली हम देखें कि प्रशासनिक जो शाखा है राजस्व परिषद की, उसके कार्य क्या हैं। बंदोबस्त से संबंधित ये कार्य करती है, भूमि बंदोबस्त से संबंधित। इसके अलावा भूमि से संबंधित, जमीन से जुड़े हुए जितने भी अभिलेख होते हैं, दस्तावेज होते हैं, कागजात होते हैं, उनके रख रखाव का कार्य भी प्रशासनिक शाखा के द्वारा किया जाता है। मालगुजारी और जितने भी टैक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, भूमि से संबंधित, जमीन से संबंधित, उनकी वसूली करने का कार्य प्रशासनिक शाखा का है। इसके अलावा भूमि अर्जन का कार्य भी प्रशासनिक शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो प्रशासनिक शाखा के 19 अनुभाग, 14 प्रकोष्ठ, एक व्यू लिया हमने कि इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। बाकी के जो अलग अलग अनुभागों को कौन कौन से कार्य आवंटित किए जाते हैं उनको हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। न्यायिक शाखा की बात करें तो इसके 2 अनुभाग होते हैं और इसका कार्य क्या है न्यायिक शाखा का, जैसा कि इसका नाम है न्यायिक, तो अपीलीय अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राजस्व विभाग के जितने भी अपीलीय अधिकार होते हैं, यानी किसी मामले में किसी को कोई अपील करनी हो तो वो न्यायिक शाखा के अंतर्गत आता है। निगरानी करना, जितने भी रूल्स बनाए गए हैं, जितने भी भूमि के कागजात होते हैं, अभिलेख होते हैं, ठीक है, उनका दुरुपयोग किसी रूप में ना हो, उसकी निगरानी करने का कार्य भी न्यायिक शाखा का है। इसके अलावा राजस्व से संबंधित या भू राजस्व से संबंधित कोई भी अगर फैसला न्यायिक शाखा के द्वारा दिया जाता है या किसी राजस्व परिषद के द्वारा दिया जाता है तो उसका पुनर्विलोकन करने की शक्ति, मतलब उस फैसले को दोबारा से अवलोकित करने की शक्ति, देखने की शक्ति कि ये डिसीजन सही है या गलत है, ये शक्ति भी किसको दी गई है, न्यायिक शाखा को दी गई है। तो न्यायिक शाखा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? अपीलीय जो अधिकार हैं वो इसको दिए गए हैं, निगरानी से संबंधित अधिकार इसको दिए गए हैं और इसके अलावा पुनर्विलोकन से संबंधित अधिकार भी इसको दिए गए हैं। अब देखते हैं राजस्व परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल जो होती है, इसके ढांचा क्या है, इसका ढांचा किस तरीके से बनता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, इसको देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजस्व परिषद की 2 शाखाएं होती हैं, एक प्रशासनिक शाखा, एक न्यायिक शाखा, और मैंने बताया था कि प्रशासनिक सदस्यों की संख्या 2 होती है, न्यायिक सदस्यों की संख्या 7 होती है। आप जिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उसका नाम है लेखपाल। ठीक है, राजस्व लेखपाल की आप तैयारी कर रहे हैं। आप देखेंगे आपसे ऊपर कितने लोग होते हैं इसमें। ठीक है, कि न्यायिक सदस्य होते हैं सबसे पहले तो इनका मुख्यालय आपका प्रयागराज में है, इलाहाबाद में। इनके नीचे यानी ये तो ऑफिस इसका जो स्टेट लेवल का राज्य स्तर का ऑफिस है उसमें 7 न्यायिक सदस्य होते हैं और इनके नीचे जो अधिकारी होता है वो मंडलायुक्त होता है। ठीक है, फिर मंडलायुक्त के बाद आता है स्थान अपर मंडलायुक्त का। इसके बाद में आपके जिलाधिकारी होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, राजस्व विभाग की। तो जिलाधिकारी के बाद में स्थान आता है अपर जिलाधिकारी का। ठीक है, और अपर जिला अधिकारी के बाद में आते हैं आपके उपजिलाधिकारी जिन्हें आप SDM भी कहते हैं। इसके बाद में तहसीलदार होता है और तहसीलदार के बाद में नायब तहसीलदार होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो होता है। ठीक है, राजस्व निरीक्षक, और राजस्व निरीक्षक के बाद में लेखपाल का स्थान आता है, यानी जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं राजस्व लेखपाल की, इस लेखपाल पद से ऊपर इतने सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उस श्रृंखला में आप किस स्थान पर हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी आप अगर सामान्य तौर पर कोई भी चीज़ें या कोई भी अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित, अपने पूरे वर्क प्रोफाइल से संबंधित आपसे जस्ट ऊपर जो अधिकारी होता है वो राजस्व निरीक्षक होता है। ठीक है, लेखपाल से ऊपर कौन होता है? राजस्व निरीक्षक, फिर नायब तहसीलदार और फिर तहसीलदार। लगभग तहसीलदार के बाद में आपका SDM, लगभग यहाँ तक आपका कार्यक्षेत्र रहता है। ठीक है, ये फिर ऊपर लेवल की बात हो जाती है। तो ये आपने समझा राजस्व परिषद का ढांचा, स्ट्रक्चर। राजस्व परिषद की प्रशासनिक शाखा जो कि लखनऊ में है, उसके अंतर्गत जो अनुभाग थे जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, तो किस अनुभाग को कौन सा कार्य दिया जाता है या कौन सा अनुभाग कौन कौन से कार्यों को संपादित करता है उसको एक बार
देख लेते हैं। तो जैसे राजस्व अनुभाग 1 जो होता है उसके अंतर्गत जो कार्य आता है वो है जमींदारी उन्मूलन। हालांकि ये बात अलग है कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन काफ़ी पहले किया जा चुका है, लेकिन ये जमींदारी से संबंधित जितने भी मामले आते हैं, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जितने भी मैटर आते हैं वो राजस्व अनुभाग 1 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। राजस्व अनुभाग 2 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार हैं? हाट बाजार मेला हो गया, ठीक है, तालाब हो गए, जल प्रणाली मतलब जैसे किसान अपने खेतों को सींचते हैं तो वो अलग अलग चीज़ों से सींचते हैं। जैसे नहर आती है, समय समय पर गाँव में नहरें आती हैं, तो नहरों में जो पानी आता है उसके राजस्व के रूप में किसानों से कुछ पैसा या धनराशि जो है वो वसूली जाती है। ठीक है। अलग अलग जगहों पे जैसे कहीं पे हाट लगती है, बाजार लगते हैं, मेले लगते हैं, तो उनसे कर वसूले जाते हैं, टैक्स वसूले जाते हैं। तो इनसे जितनी भी इनकम होती है, खर्चा होता है, आय व्यय संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो राजस्व अनुभाग 2 के अंतर्गत आते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। राजस्व अनुभाग 3 के अंतर्गत जितने भी 14 अनुभाग हैं उन सभी के एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित यानी अधिष्ठान से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सभी राजस्व अनुभाग 3 के अंतर्गत किए जाते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है कि यूँ तो ऐसे अगर अनुभागों को हम लेते हैं तो इनके अंतर्गत जो काम आते हैं वो काफ़ी सारे काम हैं, लेकिन इनमें से कुछ प्रमुख पॉइंट्स को ही मैंने यहाँ पे लिया है। जैसे आप में से बहुत सारे यूपीएसआई का पेपर दिए होंगे, यूपीएसआई की तैयारी की होगी, तो उसमें भी एक अलग से सब्जेक्ट आता है जैसे मूल विधि वगैरह। तो मूल विधि की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी क्लिष्ट रहती है, मतलब डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है। इसी तरीके से हम यूपी लेखपाल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें जो ग्राम समाज एवं विकास वाला सेक्शन है इसमें हम रेवेन्यू वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। राजस्व विभाग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो हमें थोड़े से कम समझ में आते हैं। तो आराम से 2-3 बार इसको देखिए, 2-3 बार इसको समझिए, फिर आसानी से चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो राजस्व अनुभाग 4 में कौन कौन से कार्य आते हैं? भू अभिलेख, ठीक है, ज़मीन से जुड़े हुए जो अभिलेख होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उनका क्या किया जाए? सुदृढ़ीकरण, ठीक है, आधुनिकीकरण यानी आधुनिक समय के आधार पर उनको निर्मित किया जाए। इसके साथ साथ कंप्यूटरीकरण किया जाए उसको। ठीक है। उसका कंप्यूटरीकरण करके, जैसे पहले जितने भी अभिलेख होते थे वो सभी हाथ से लिखे जाते थे। ठीक है। पुराने समय में जब तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे ज़मीन से जुड़े हुए, भूमि संबंधी जितने भी अभिलेख होते थे वो डायरियों में, रजिस्टरों में, कागज़ों पे ऐसे लिखे जाते थे। लेकिन अब सबका क्या किया जा चुका है? कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। ठीक है। अब कंप्यूटर पे आप भी अगर देखना चाहें अपनी ज़मीन के बारे में या अपनी जो भी आपका भूमि है उसके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहें तो आपको ऑनलाइन जानकारी मिल सकती है, क्योंकि उसका आधुनिकीकरण और कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है। तो ये किस अनुभाग के अंतर्गत आता है? राजस्व अनुभाग 4 के अंतर्गत आता है। राजस्व अनुभाग 4 के अंतर्गत ही आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल की जो ट्रेनिंग होती है, तो लेखपाल के भी अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं। तो लेखपाल के प्रशिक्षण के लिए जिन प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाती है वो राजस्व अनुभाग 4 के अंतर्गत ही की जाती है। ठीक है। लेखपाल ट्रेनिंग स्कूल्स की स्थापना राजस्व अनुभाग 4 के अंतर्गत की जाती है। वित्त आयोग को सूचना देने का कार्य, ठीक है, अभिलेखों से संबंधित, जमीन से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो फाइनेंस कमीशन को भेजा जाता है। किसके अंतर्गत भेजा जाता है? राजस्व अनुभाग 4 के द्वारा। ठीक है। राजस्व अनुभाग 5 में नए मंडल की स्थापना करनी हो, नए जिले की स्थापना करनी हो, नई तहसीलों की स्थापना करनी हो, तो इनके सृजन से संबंधित, इनकी स्थापना से, गठन से संबंधित कार्य या मामले जो होते हैं वो राजस्व अनुभाग 5 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। राजस्व अनुभाग 6 की बात करें तो राजस्व परिषद में जितने भी पद होते हैं, ठीक है, कर्मचारी अधिकारियों के जितनी भी पोस्ट होती हैं उन पोस्टों का सृजन या नए पदों का सृजन हम कह सकते हैं, नए पदों की स्थापना जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है? राजस्व अनुभाग 6 के अंतर्गत आती है। राजस्व अनुभाग 7 के अंतर्गत क्या आता है? भू राजस्व जो होता है, ठीक है, टैक्स जो होता है, अगर उसकी राशि बकाया रह जाती है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने ज़मीन जो है या अपना जो भूमि है, खेत है, उस पर क्या लिया? बैंक से पैसा उधार लिया, एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोन लिया, और वो उसकी बकाया जो राशि है उसको चुका नहीं पाया, ठीक है, वो उसको जमा नहीं कर पाया,
और वो इतना असमर्थ हो गया कि वो उसको फिर जमा कर ही नहीं रहा है, तो क्या करती है गवर्नमेंट, उसकी जितनी भी अचल संपत्ति होती है, अचल संपत्ति का मतलब क्या है, जमीन जो है वो कैसी है, अचल संपत्ति है। जब आपका जो घर होता है, जिस जगह पर बना होता है, वो भी कैसी है, अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति मतलब जिसको गति नहीं दी जा सके, उसको कोई उठा के नहीं ले जा सके, ठीक है। अचल मतलब बिल्कुल स्थिर। तो अचल संपत्ति का विक्रय जो किया जाता है, एक तरह से बोली लगाई जाती है इसकी, तो वो राजस्व अनुभाग 7 के अंतर्गत आती है, ठीक है। राजस्व अनुभाग 7 में क्या आता है, भू राजस्व की अगर बकाया राशि को कोई व्यक्ति जमा नहीं कर पाता है तो उसकी अचल संपत्ति को उसकी को जो है विक्रय किया जाता है, उसको बेचा जाता है। राजस्व अनुभाग 8 में चकबंदी से संबंधित कार्य आते हैं। राजस्व अनुभाग 9 में कृषि से संबंधित जितनी भी गणनाएं होती हैं, गणनाओं का मतलब जैसे कितने क्षेत्रफल पर या कितने भूभाग पर कौन सी फसल बोई गई, उसका उत्पादन कितना हुआ, इस तरह की जो कैलकुलेशन होती हैं। इसके अलावा दाखिल खारिज संबंधी कार्य, ठीक है। किसी व्यक्ति ने अपनी ज़मीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा, तो पहले वो ज़मीन उसके नाम थी और उसके बाद में उसका नाम परिवर्तन होगा, तो इस क्रिया को हम कहते हैं दाखिल खारिज। तो कृषि से संबंधित गणनाएं, कितनी भूभाग पर कौन सी फसल बोई गई, उसका उत्पादन कितना हुआ, ये इस तरह की कैलकुलेशंस और दाखिल खारिज संबंधी जो कार्य आते हैं वो राजस्व अनुभाग 9 के अंतर्गत आते हैं। राजस्व अनुभाग 10 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत कौन से मामले आते हैं, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे मान लो कि बादल फट गए, मतलब एक तरह से भीषण वर्षा, लोगों को जान माल की हानि हुई। इसके अलावा आंधी, तूफान, ओला, ये जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनसे जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं उनकी सहायता करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, यानी राजस्व अनुभाग 10 के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, उनके जो भी प्रार्थना पत्र होते हैं, उनकी शिकायतें होती हैं, उसको लेने का कार्य राजस्व अनुभाग 10 के अंतर्गत आता है। राजस्व अनुभाग 11 में क्या होता है कि जो मौसम हो गया, कृषि से संबंधित पाक्षिक का मतलब होता है हर 15 दिन में, ठीक है, प्रकाशित होने वाली चीज़ पाक्षिक कहलाती है। तो मौसम हो गया या कृषि से संबंधित पाक्षिक अर्धशासकीय रिपोर्ट जो होती है उसका संकलन करना, ठीक है। कृषि से संबंधित हर 15 दिन की रिपोर्ट, उसको संकलित करना और इसके साथ साथ उसको क्या करना, पब्लिश करना, प्रकाशन करना, ये कार्य राजस्व अनुभाग 11 के अंतर्गत आता है। राजस्व अनुभाग 12 में न्यायिक वाद जो होते हैं, न्यायिक मतलब न्याय से संबंधित जितने मामले होते हैं, केस होते हैं, ठीक है, उन न्यायिक वादों का समन्वय करने का कार्य, मतलब एडजस्टमेंट, उनका राजस्व अनुभाग 12 के अंतर्गत आता है। राजस्व अनुभाग 13 में आता है भूमि अध्याप्ति अधिनियम जो है, उससे संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सभी राजस्व अनुभाग 13 के अंतर्गत आते हैं। अनुभाग 14 में सर्वेक्षण और अभिलेख संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं, ठीक है, भू अभिलेख संबंधी जितनी क्रियाएं हैं, इसके अलावा भूमि या जमीन का सर्वेक्षण संबंधी जो कार्य हैं वो राजस्व अनुभाग 14 के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्व विभाग के कौन कौन से प्रमुख कार्य होते हैं और राजस्व विभाग के कार्यों से आपकी परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रमुख प्रश्न बन सकते हैं, उनको देख लेते हैं। राजस्व विभाग के अगर कार्यों को देखें तो अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं, जैसे भूमि हक से संबंधित मामले हों, सीमांकन से संबंधित मामले हों या बंटवारा से संबंधित मामले हों, ये किसके अंतर्गत आते हैं राजस्व विभाग में, एसडीएम के अंतर्गत आते हैं। एसडीएम का मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसे हम उप संभागीय अधिकारी के नाम से भी जानते हैं, यानी भूमि पर अपना हक प्रदर्शित करना। इसके साथ साथ भूमि की जो सीमा है, किस व्यक्ति की ज़मीन कितनी सीमा के अंतर्गत है, किस व्यक्ति की ज़मीन की सीमा कितनी है, इसके अलावा ज़मीन का जो बंटवारा होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच, उससे संबंधित जितने भी वाद होते हैं, मामले होते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान का जो निर्वाचन होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान का जो निर्वाचन होता है, इनके निर्वाचन से संबंधित जितनी भी याचिकाएं होती हैं, ठीक है, रिट होती हैं, उनको भी एसडीएम के द्वारा सुना जाता है। एसडीएम राजस्व विभाग का एक पद है,
ठीक है। भूमि हक, सीमांकन, बंटवारा, इससे संबंधित मामले, ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान के निर्वाचन से संबंधित जितनी भी वाद होते हैं, याचिकाएं होती हैं, उनकी सुनवाई एसडीएम के द्वारा की जाती है। भू अभिलेख जितने भी होते हैं, जमीन से जुड़े हुए जितने भी अभिलेख होते हैं, उनके रख रखाव का उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जिलाधिकारी की होती है, डीएम की होती है। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डीएम सभी कागजों को व्यवस्थित करके अपने पास रखेगा। ठीक है। इसके लिए तहसील स्तर पर अलग अलग अधिकारी नामित किए जाते हैं। लेकिन अगर इन भू अभिलेखों से संबंधित कोई भी समस्या आती है या किसी भी अभिलेख की पुष्टि नहीं हो पाती है या ये गुम हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, तो इसके लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल आदमी माना जाएगा वो जिलाधिकारी महोदय को माना जाएगा। ठीक है। सार्वजनिक भूमि जो होती है गाँव की, ठीक है, सार्वजनिक भूमि पर बहुत सारे लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, उसको घेर लेते हैं, उस पर अपने जानवरों को बांध देते हैं या किसी अन्य काम में उसको यूज करते हैं। तो सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना, ठीक है, इसके अलावा निवास, जाति, आय, ये सभी आप लोग बनवाते होंगे, अपने निवास का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बनवाते होंगे, आय प्रमाण पत्र बन पाते होंगे। ठीक है। किसान बही, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी, किसान बही का जो दस्तावेज होता है, ये सारे दस्तावेज जो हैं राजस्व विभाग के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। ठीक है। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसान बही, ये सभी राजस्व विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे तो उनके ऊपर राजस्व विभाग का लोगो भी लगा रहता है। ठीक है। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का कार्य भी राजस्व विभाग के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। अब राजस्व विभाग के द्वारा एक दुर्घटना बीमा योजना जो है वो चलाई जाती है, जिसे कृषि दुर्घटना बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ये जो बीमा योजना है ये ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो किसी न किसी ज़मीन के मालिक होते हैं या कोई न कोई ज़मीन उनके नाम पर होती है। ठीक है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? भूधारक कहा जाता है, ज़मीन को धारण करने वाले। ठीक है। तो जो भूधारक होते हैं इस बीमा योजना के लिए इनकी जो आय है मिनिमम 12 और मैक्सिमम 70 वर्ष होनी चाहिए, यानी 12 से 70 वर्ष का कोई भी भूधारक व्यक्ति कृषि दुर्घटना बीमा योजना का लाभ ले सकता है। ठीक है। इसमें क्या प्रावधान किया जाता है कि अगर किसी भी भूधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसको 1 लाख रुपए जो है क्षतिपूर्ति के एवज में दिए जाते हैं। अगर वह घायल हो जाता है तो उसको 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ये प्रावधान किस में है? कृषि दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है। यहाँ से प्रश्न ये आ जाता है कि भूधारक की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 12 से 70 वर्ष के कम से कम होनी चाहिए। जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है। तो राज्य होता है सबसे पहले, तो हम जिला स्तरीय राज्य प्रशासन की बात कर रहे हैं। तो राज्य के बाद में जिले आते हैं आपके। ठीक है। यानी राज्यों को जिलों में बांटा जाता है। राज्य किस में बांटा होता है? जिलों में बांटा होता है। जिले का जो प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है वो कौन होता है? कलेक्टर होता है। ठीक है। जिसे हम डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। ये भारतीय सिविल सेवा से नामित कोई अधिकारी होता है। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को पास किया हुआ कोई व्यक्ति होता है, या फिर राज्य सिविल सेवा परीक्षा से प्रोन्नत होकर के भी व्यक्ति जो है कलेक्टर के पद पर जा सकता है। ठीक है। एक तो होता है जो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा होती है, उसको पास करने के बाद में व्यक्ति कलेक्टर बनता है या जिलाधिकारी के पद पर जाता है। इसके अलावा जो राज्य सिविल सेवा होती हैं, जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, उनका कोई भी ऐसा अधिकारी जो प्रमोशन के बाद में, ठीक है, तो राज्य सिविल सेवा होती है, उनके जो प्रमोटेड अधिकारी होते हैं वो भी जिला कलेक्टर के पद पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है। तो जिले का जो प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कलेक्टर होता है। जिले को उपमंडलों में बांटा जाता है। उपमंडल का कार्यकारी अधिकारी उप संभागीय अधिकारी के नाम से जाना जाता है। उप संभागीय अधिकारी, इसी को हम एसडीएम कहते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है। उप संभागीय अधिकारी, इसी को एसडीएम के नाम से जाना जाता है। फिर उपमंडलों को तहसील में बांटा जाता है, या इन्हें कई जगह पर तालुका भी कहते हैं। तहसील या तालुका। उपमंडलों को किस में बांटते हैं? तहसील या तालुका में बांटते हैं, और इसका कार्यकारी अधिकारी तहसीलदार होता है। ठीक है। तहसील का मालिक तहसीलदार। तहसील से संबंधित अच्छा एक चीज़ आपको यहाँ पे बताते हैं, बड़ी रोचक सी बात है। तहसील का वास्तविक अर्थ क्या होता है? तहसीलदार एक पद है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन वास्तव में तहसील का शाब्दिक अर्थ या रियल इसका जो मीनिंग है वो क्या है? तहसीलदार शब्द जो है ये मुगल काल का शब्द है। ठीक है।
मुगल काल में सर्वप्रथम इस पद को या इस शब्द को यूज किया गया था और ये अरबी भाषा का शब्द है, अरेबिक लैंग्वेज का शब्द है तहसीलदार। ठीक है, तहसील का अर्थ होता है संग्रह, कलेक्ट करना। क्या आपको पता था कि तहसील का मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना, कलेक्ट करना, और दार का मतलब होता है करने वाला, यानी संग्रह करने वाला या संग्रहकर्ता। ठीक है, संग्रह और दार का अर्थ है करने वाला यानी संग्रह करने वाला। तहसीलदार कौन होता है? संग्रह करने वाला। किस चीज़ का संग्रह करता है? ये राजस्व का संग्रह करता है, टैक्स का कलेक्शन करता है। ठीक है, तो जो तहसीलदार होता है तहसील स्तर पर यह करों की वसूली, जितनी भी वसूली होती है तहसील लेवल पर, उनकी वसूली के लिए रिस्पॉन्सिबल अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार होता है। ठीक है, और इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि तहसीलदार के बाद में जो पद आता है वो आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर का आता है, राजस्व निरीक्षक का, और राजस्व निरीक्षक के बाद में लेखपाल का पद आता है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेखपाल जो होता है सीधे रूप में या हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से अपने सभी विभागीय कार्यों के लिए राजस्व निरीक्षक के प्रति उत्तरदायी होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि राजस्व निरीक्षक जो होता है वो लेखपाल के कार्यों का क्या करता है? पर्यवेक्षण करता है, उनकी देखरेख करता है। ठीक है, ये हो गया आपका जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन। अब देख लेते हैं थोड़ा राजस्व न्यायालय को। एक सेकेंड, राजस्व न्यायालय को देख लेते हैं। ठीक है, राजस्व न्यायालयों की जो संख्या है, ठीक है, 2333 है इनकी संख्या। ठीक है, ये नंबर जो है हो सकता है इसमें कुछ संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, इसको आप गूगल से चेक करके देख लें। मैं इसको देख नहीं पाया हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा इसका। तो कुल संख्या जो इसकी है वो 2333 है, और मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि जो 2333 नंबर है इसको आप एक बार चेक कर लेना, इसमें संख्या ज़्यादा कम हो सकती है। ठीक है, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी, कम तो नहीं होंगे, खैर ज़्यादा ही होंगे। तो कुल संख्या को आप एक बार देख लेना उसके बाद में, और जैसे अगर मैं चेक करके इस वीडियो को अपलोड करने के बाद में, मैं चेक करने के बाद में इसको फिर जो पिंड कमेंट होता है उसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो ये तो होगी राजस्व न्यायालयों की संख्या उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो सर्वोच्च राजस्व न्यायालय होता है, इसको मैंने अभी बताया था जब हम राजस्व परिषद के विषय में पढ़ रहे थे। तो राजस्व परिषद किसकी तरह कार्य करता है? राजस्व डिपार्टमेंट का यह सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, सबसे शीर्षस्थ संस्था होती है न्यायिक संस्था राजस्व परिषद, और सबसे निचली संस्था या सबसे निचला न्यायालय राजस्व विभाग का कौन सा होता है? वो नायब तहसीलदार का न्यायालय होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, राजस्व परिषद सबसे शीर्षस्थ न्यायालय है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, और सबसे निचला न्यायालय जो होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वो होता है आपका नायब तहसीलदार का न्यायालय। ठीक है, इसके अधीन कौन कौन से मुख्य मामले आते हैं? राजस्व न्यायालय किन किन मामलों की सुनवाई करता है? दाखिल खारिज से संबंधित जितने मामले होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। दाखिल खारिज का मतलब होता है एक तरह से हम कह सकते हैं इसको नामांतरण। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी भूभाग का, किसी जमीन का मालिक है और उसने वह भूमि किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दी, तो उसका नाम वहाँ से हट करके दूसरे व्यक्ति का नाम उस डॉक्यूमेंट्स में चढ़ाया जाएगा, यानी नामांतरण हुआ, जमीन का क्या हुआ? नामांतरण हुआ, तो उसको हम दाखिल खारिज कहते हैं। दाखिल खारिज से संबंधित जो मामले होते हैं वो राजस्व न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। भूमि की नीलामी से संबंधित मामले, किसी व्यक्ति ने किसी बैंक से या सरकार से या क्या लिया, किसी प्रकार का धन उधार लिया, लोन लिया, उसको वह चुकता नहीं कर पाया और वह असमर्थ हो गया उसे चुकाने में, तो उसकी भूमि की जो नीलामी होती है वो राजस्व न्यायालय के अंतर्गत आती है। बंटवारा, जमीन का बंटवारा, आपस में जो एक परिवार है या 2 भाई हैं या 4 भाई हैं, उनके बीच में उनका जो भी पुश्तैनी ज़मीन होती है उसके बंटवारे से संबंधित अगर कोई मामला होता है या कोई वाद होता है वो राजस्व न्यायालय के अधीन आता है। मेड़बंदी, ठीक है, खेतों की जो मेड़बंदी होती है, किस खेत की सीमा कहाँ तक है, ये मेड़बंदी है। पैमाइश यानी ज़मीन की जो नाप तोल होती है, इससे संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो राजस्व न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। जमीन पर मालिकाना हक संबंधी मुकदमे, ठीक है, कोई व्यक्ति ज़मीन पर अपना मालिकाना हक, जैसे कोई पुरानी ज़मीन पड़ी हुई थी 10-20 साल थे, उस 10-20 साल से उस पर किसी ने अपना अधिकार नहीं दर्शाया, अपना अधिकार प्रदर्शित नहीं किया, फिर आगे चल कर के ऐसा हुआ, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उस ज़मीन पर अपना मालिकाना हक प्रदर्शित कर रहा है, वो ये कह रहा है कि ज़मीन मेरी है, ये मेरे पुरखों की ज़मीन थी, तो ऐसे जो मामले होंगे, ऐसे जो भी वाद होंगे वो भी राजस्व न्यायालय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ग्राम सभा जो होती है उसकी भूमि को सुरक्षित करना,
इसके साथ साथ उस ग्राम सभा की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अवैध कब्जा ना करे, यानी अवैध कब्जेदारों की जो बेदखली होगी वो भी राजस्व न्यायालय के अंतर्गत आएगी। ठीक है। राजस्व विभाग के अंतर्गत बीमा योजनाएं कौन कौन सी संचालित हैं। अभी हम एक बीमा योजना के बारे में पढ़ रहे थे, कृषि दुर्घटना बीमा योजना। लेकिन ये जो बीमा योजना थी ये ऐसे व्यक्तियों के लिए थी जो किसी न किसी भूखंड के मालिक हैं या किसी जमीन के खेत के मालिक हैं। अब ये जो दोनों आपकी योजनाएं हैं, कृषक बीमा योजना और आम आदमी बीमा योजना, ठीक है, आम आदमी बीमा योजना, ये दोनों योजनाएं जो हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए हैं जिनके नाम पर किसी भी प्रकार की भूमि का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है या उनके पास किसी भी प्रकार की कोई भूमि नहीं है, यानी हम उनको क्या कह सकते हैं, भूमिहीन व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक है। तो कृषक बीमा योजना और आम आदमी बीमा योजना 18 से 59 वर्ष के, ठीक है, कम से कम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 59 वर्ष, 18 से 59 वर्ष तक के जो भूमिहीन व्यक्ति होते हैं जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं होती, उनके लिए राजस्व विभाग के द्वारा ये 2 बीमा योजनाएं जो है चलाई जाती हैं। इन बीमा योजनाओं का नियमन किसके द्वारा किया जाता है, LIC के द्वारा। LIC इन बीमा योजनाओं की कार्यदायी संस्था होती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। इन दोनों बीमा योजनाओं में भूमिहीन व्यक्ति को लाभ कब मिलता है, जब वो 200 रुपये प्रीमियम जो होता है एनुअली चुकाता है, यानी इसके लिए उसको 200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, 200 रुपये का उसको प्रीमियम लेना पड़ेगा और 200 रुपये का प्रीमियम वार्षिक, 1 साल में 200 रुपये का उसको प्रीमियम लेना पड़ेगा। उसके बाद में अगर उसके साथ में कोई घटना होती है, ठीक है, अब घटनाओं का सिस्टम कैसे है, अगर उसकी मृत्यु कैसे हो जाए, आकस्मिक हो जाए, ठीक है, सॉरी आकस्मिक नहीं, प्राकृतिक मृत्यु हो जाए, नेचुरल डेथ हो जाए, तो उसको 30,000 रुपये इस बीमा योजना के अंतर्गत देने का प्रावधान राजस्व विभाग के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। नेचुरल डेथ अगर हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, दुर्घटना हो जाती है उसके साथ में और वह व्यक्ति मर जाता है, तो उसको 75,000 रुपये इन योजनाओं के अंतर्गत दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर वह पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, अपंग हो जाता है, किसी दुर्घटना में कंप्लीटली हैंडीकैप्ड हो जाता है, तो उसको भी 75,000 रुपये की राशि इन बीमा योजनाओं के अंतर्गत दी जाती है। इसके अलावा किसी दुर्घटना में आंशिक रूप से, ठीक है, पूर्ण अपंग का मतलब है दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए, दोनों पैर कट गए, तब भी पूर्ण अपंग ही माना जाएगा व्यक्ति। आंशिक अपंग का मतलब है जैसे एक पैर कट गया या एक हाथ कट गया, एक आँख फूट गई है, इस तरीके से आंशिक रूप से अपंग हो जाता है, तो उसको लगभग 37,500 रुपये इस बीमा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आज पूरा राजस्व विभाग को हमने समझा, राजस्व परिषद को हमने समझा। इसके साथ साथ हमने राजस्व न्यायालय के संबंध में बात की, राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में, उसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उन सभी के बारे में हमने बात की। और ग्राम समाज एवं विकास की जो क्लासेस हैं लगातार चल रही हैं आपकी, और आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको आवश्यक रूप से पसंद आ रहा होगा और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप यकीन मानिए, अगर आप यहाँ से जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, यहाँ से अगर आप नोट्स बनाते हैं, उनकी रेगुलर रिवीजन करते हैं, लगातार उसकी पढ़ाई करते हैं, 20+ नंबर आपके कोई नहीं रोक पाएगा इस वाले सेक्शन में। और इसके अलावा जो GS का पोर्शन है उसको भी मैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। हिंदी की क्लासेस भी आपको मैं रेगुलरली प्रोवाइड कराऊंगा। अभी समय है लेखपाल की परीक्षा में, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे आके कोई भी उल जलूल बात नहीं करता हूँ, फालतू बात नहीं करता हूँ, बिल्कुल सीधा आपका टू द पॉइंट, आपका समय कम से कम लगे, कम समय में आपको ज़्यादा मटेरियल, कम समय में आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल मैं प्रोवाइड करा सकूं, यही मेरा उद्देश्य है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर ग्राम समाज की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।